सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं जज ड्रेड के बारे में। ये कहानी है 2080 की, जब पृथ्वी बिल्कुल भी लोगों के रहने लायक नहीं रह गई और पूरी पृथ्वी मरुस्थल में तब्दील हो गई। इसीलिए लोग मरने लगे। तब कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक मेगा सिटी का निर्माण किया और इसके अंदर करोड़ों लोगों को पनाह दी। लेकिन यहाँ के नियम कानून बिल्कुल अलग है और इस जगह को बाहरी बीमारियों से बचा करके रखा गया है। और बाहर जितने भी लोग हिंसक हो चुके थे उन्हें भी यहाँ पे पनाह नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ आने के बाद जितने भी लोग हिंसक बने उन सब से निपटने के लिए कुछ अलग लोगों को बनाया गया, जिन्हें जजेस कहा जाता है। और जजेस यहाँ पे पुलिस वालों की तरह काम करते हैं और इनके पास बहुत ही हाईटेक गैजेट्स होते हैं। और जजेस के ऊपर है चीफ जस्टिस, जो बड़े अपराधियों को सजा देते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 2139 का दृश्य आता है और हम मेगा सिटी को देखते हैं। और अभी यहाँ पे कुछ यात्री अंदर आ रहे होते हैं और इन्हीं यात्रियों में एक आदमी है जिसका नाम है हरमन। और हरमन यहाँ के नियम कानून से बिल्कुल ही बेखबर है, इसीलिए वो अंदर आ जाता है और एक गाड़ी में बैठ करके अंदर जाने लगता है। और वो जहाँ पे रहने वाला है वहाँ पहुँचता है और जैसे ही वो उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है उसका सामना होता है कुछ गुंडों से, जो उस पे बंदूक तान देते हैं। तब हरमन उनसे कहता है कि मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। तभी ये लोग बंदूकें नहीं हटाते और कहते हैं कि हमें लगता है कि तुम जज के जासूस हो। तब हरमन कहता है कि नहीं, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पे रहने आया हूँ। और इस बात को सुनते ही ये लोग कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे रहने आए हो तो यहाँ के तरीके को भी समझ जाओ। और इतना कहने के बाद ये बाहर गोलियां चलाने लगते हैं और ये मासूम लोगों को मारने लगते हैं जो सड़कों पे चल रहे होते हैं। और देखते ही देखते ये चारों तरफ कत्लेआम मचा देते हैं और यहाँ पे आग लग जाती है। और जल्दी ही ये खबर जजेस तक पहुँच जाती है। इसीलिए यहाँ पे 3 जजेस आते हैं और वो इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गुंडे किसी की बात नहीं सुनते और ये जजेस पर भी गोलियां चलाने लगते हैं। इसीलिए जजेस छुप जाते हैं और वो मदद बुलाते हैं। तब यहाँ पे आता है इस पूरे मेगा सिटी का सबसे खतरनाक जज, जिसका नाम है जज ड्रेड। और उसके हाथों से कोई नहीं बचता क्योंकि उसकी जिंदगी ही कानून है और वो कानून तोड़ने वालों को कभी भी नहीं छोड़ता, उन्हें सजा देकर के ही मानता है। और अब जैसे ही अंदर के कुछ गुंडे ड्रेड को देखते हैं वो डर जाते हैं और कहते हैं कि अब हमें नीचे जाना चाहिए क्योंकि अब ड्रेड यहाँ पे आ चुका है और वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन इन गुंडों का जो मुखिया होता है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग उससे डर रहे हो, अगर तुम्हें किसी से डरना है तो वो मैं हूँ। तब हरमन भी इन्हें समझाता है और कहता है कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए। तब वो आदमी उस पर भी गुस्सा हो जाता है। तभी ड्रेड बात करता है यहाँ के बाकी जजेस से और यहाँ पे जो जजेस होते हैं वो उन्हें कहता है कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और इन जजेस में एक लड़की भी होती है जिसका नाम है हर्षी। और अब इन्हें समझाने के बाद ड्रेड सबको धमकी देने लगता है और वो ऊपर चिल्ला करके कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त है, अगर तुम लोगों ने 2 मिनट में अपने आप को मेरे हवाले नहीं किया तब मैं ऊपर आऊंगा और उसके बाद तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन वो लोग ड्रेड की बात को नहीं सुनते और वो उसे बदतमीजी करते रहते हैं। तब ड्रेड कहता है कि अब इन्हें सबक सिखाने का समय आ चुका है। और इतना कहने के बाद वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता है और जितने भी लोग उसके सामने आते हैं वो सबको मारते जाता है। तब ड्रेड को देख करके एक और जज जोश में आ जाता है और वो उस कमरे में जाता है जहाँ पे सारे गुंडे हैं और ड्रेड उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो जैसे ही दरवाजे को खोलता है वो सारे गुंडे उस पर गोलियां चला देते हैं और वो बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। तभी यहाँ पे ड्रेड आता है और ड्रेड एक एक करके सबको मारने लगता है। और जब वो सबको मार देता है तब वो अंदर जाता है इनके मुखिया के पास और कहता है कि अब तुम्हें 20 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। तभी यहाँ का एक और आदमी उठ खड़ा होता है, लेकिन हर्षी उसे मार देती है और ये लोग इन सब के मुखिया को बंधक बना लेते हैं। लेकिन अब ड्रेड जैसे ही बाहर आता है वो उस घायल आदमी को डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और तुम्हें जो मैं कह रहा था तुम्हें वो सुनना चाहिए था, अभी देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई। तब अब हर्षी ड्रेड को डांटने लगती है और कहती है कि तुम्हारे अंदर कोई भी इमोशन नहीं है क्या, उसने अपने फर्ज को निभाते हुए गोली खाई और तुम उल्टा उसी को डांट रहे हो। तब ड्रेड कहता है कि नहीं, उसने अपनी बेवकूफी की वजह से गोली खाई। और इतना कहने के बाद वो चली जाता है और अब हर्षी ड्रेड के बारे में सोचने लगती है। तभी हमारे सामने यहाँ के काउंसिल का दृश्य आता है और यहाँ पे हम चीफ जस्टिस को देखते हैं जिनका नाम है फार्गो। और ये सारे लोग बताते हैं कि हमारे रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं और उसी के साथ साथ शहर का क्राइम भी बढ़ता जा रहा है, इसीलिए अब हमें थोड़ी और सावधानी बरतनी चाहिए। और इसी के साथ अब इनकी मीटिंग खत्म हो जाती है। तभी यहाँ से ड्रेड गुजर रहा होता है। तब फार्गो उसे बुलाता है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ड्रेड फार्गो का ही शागिर्द है और फार्गो ने ही उसे ट्रेनिंग दी है, इसीलिए ड्रेड के लिए कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे फार्गो ड्रेड को समझाता है कि उसे थोड़े दिनों के लिए छुट्टी लेनी चाहिए। तब ड्रेड कहता है कि नहीं, सड़कों पे मेरी जरूरत है। तब फार्गो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से 2 दिनों के लिए बाहर भेज रहा हूँ और अब तुम्हें एकेडमी में जाना है क्योंकि वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है और तुम्हारा मार्गदर्शन उनके लिए बहुत ही जरूरी है। और ड्रेड भी इस काम के लिए मान जाता है। तभी हमारे सामने एक जेल का दृश्य आता है और यहाँ पे हम एक कैदी को देखते हैं जिसका नाम है रिको। और रिको बहुत ही खतरनाक कैदी है, इसीलिए वो बहुत सालों से यहाँ पे जेल में बंद है और यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही खतरनाक है, इसलिए यहाँ पे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन अब इस जेल का एक अधिकारी मिलने आता है रिको से और यहाँ पे चारों तरफ बंदूकें लगे हुए हैं और अगर रिको ने कोई भी हरकत की तब ये सारी बंदूकें उसे भून करके रख देंगी और अगर इस ऑफिसर ने भी बोला तभी ये बंदूकें फायर करने लगेंगी। और अब रिको इस ऑफिसर से बात करने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो उस ऑफिसर पे हमला करने की कोशिश करता है। तब वो ऑफिसर कोशिश करता है कि वो बंदूकों को अलर्ट कर दे, लेकिन यहाँ पे उसे पता लगता है कि अब उसके वॉइस कमांड से बंदूकें नहीं चलती
बल्कि इन सब पे नियंत्रण हो चुका है रिको का। इसीलिए अब रिको इस ऑफिसर को मार देता है और जैसे ही गार्ड्स अंदर आते हैं एक एक करके रिको उन्हें भी मारने लगता है और उन सबको मारने के बाद यहाँ से निकल जाता है। तभी हम ड्रेड को देखते हैं जो एकेडमी आया हुआ है और वो सारे बच्चों को सिखा रहा है और वो नई नई आधुनिक हथियारों के बारे में उन्हें बता रहा है। लेकिन अंत में वो कहता है कि इन हथियारों से ज्यादा जरूरी है नियम, क्योंकि एक वक्त के बाद हर जगह अंधेरा होगा तुम्हारे लिए, तब ये नियम कानून ही तुम्हें ताकत देंगे। और जब ये सारी बातें ड्रेड बता रहा होता है तभी यहाँ पे हर्षी आ जाती है और वो इन सारी बातों को सुन लेती है और उसे ये बातें अजीब लगती है। इसीलिए वो थोड़ी देर के बाद जाती है ड्रेड के पास और कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें ये सारी बातें बोलनी चाहिए थी उन बच्चों से? तब ड्रेड कहता है कि हाँ, यहाँ का नियम कानून सबसे ऊपर है। तब हर्षी कहती है कि नहीं, इंसान सबसे ऊपर है और तुम्हारे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। क्या तुम्हारा कभी कोई दोस्त भी नहीं रहा? तब ड्रेड कहता है कि मेरा एक दोस्त था। तब हर्षी पूछती है कि अभी वो कहाँ है और उसे क्या हुआ? तब ड्रेड कहता है कि मैंने उसे खुद सजा दी क्योंकि उसने नियमों का उल्लंघन किया था। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तभी हमारे सामने फिर से शहर का दृश्य आता है और यहाँ पे हम रिको को देखते हैं और रिको एक दुकान में जाता है और वहाँ जाने के बाद कहता है कि मेरे नाम पे एक पार्सल होगा और वो आदमी कहता है कि हाँ। तब रिको अंदर आ जाता है और वो आदमी उसे एक पार्सल देता है और रिको जैसे ही पार्सल को खोलता है उसे अंदर जज का ड्रेस मिलता है और अंदर एक बंदूक भी होती है। लेकिन जैसे ही रिको उसे छूने वाला होता है तभी आदमी कहता है कि इसे मत छुओ क्योंकि इन बंदूकों को कोई भी नहीं छू सकता, क्योंकि इन पे डीएनए सैंपल्स होते हैं और अगर तुम्हारा डीएनए इससे मैच नहीं होगा तब तुम यहीं पे जल के भस्म हो जाओगे और तुम जज नहीं हो। तब इस बात को सुनने के बाद रिको मुस्कुराता है और वो झट से बंदूक उठा लेता है और इस आदमी को गोली मार देता है। तभी उसे यहाँ पे एक रोबोट नजर आता है जो बहुत पहले पुलिस वालों के लिए काम किया करता था और इन रोबोट्स का नाम है एबीसी वॉरियर। इसीलिए अब रिको इनमें से एक रोबोट को ठीक करता है और उसे अपने साथ रख लेता है और पुलिस के कपड़े पहन करके पहुंचता है एक रिपोर्टर के घर पे। और ये वही रिपोर्टर है जो बार बार ड्रेड के बारे में गलत खबरें छापता है और वो ड्रेड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसीलिए अब रिको ड्रेड के कपड़े पहनता है और वो इस रिपोर्टर को मार देता है। तभी दूसरी तरफ हम सड़कों पे एक अमीरजादे को देखते हैं जिसके पास एक बहुत ही महंगी गाड़ी होती है। तभी उसके पास हर्षी जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा लाइसेंस देखना है, लेकिन वो बदतमीजी करने लगता है। लेकिन हर्षी कैसे भी उससे लाइसेंस ले लेती है और कहती है कि तुम्हें ड्राइविंग करने से बैन कर दिया गया है, फिर भी तुम अभी भी गाड़ी क्यों चला रहे हो? तब इस बात को सुनने के बाद वो लड़का फिर से बदतमीजी करता है। लेकिन तब तक यहाँ पे ड्रेड आ जाता है और कहता है कि तुम जैसे लोगों के लिए एक ही सजा है। और इतने कहने के बाद वो उसकी गाड़ी पे गोली चलाता है और उसकी पूरी गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है। और इस चीज को देखने के बाद उस लड़के की हालत खराब हो जाती है। फिर वो उस लड़के को सजा देता है और उसे जेल भेज देता है। और हर्षी इस चीज को देख करके चौंक जाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल निर्दयी हो। तभी यहाँ पे कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और वो ड्रेड को कहते हैं कि हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। तब ड्रेड कहता है कि किस जुर्म में? फिर वो बताते हैं कि मर्डर। और इस बात को सुनने के बाद हर्षी भी चौंक जाती है और कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी। और अब ड्रेड पहुंचता है फार्गो के पास। तब फार्गो उसे बताता है कि जर्नलिस्ट की मौत की सजा अब तुम्हें मिलेगी क्योंकि हमारे पास एक वीडियो फुटेज है और उसमें हमने तुम्हारे ड्रेस को देखा है और वो जर्नलिस्ट हमेशा ही तुम्हारे बारे में गलत बातें लिखता था। इसीलिए सबका कहना था कि तुम एक दिन उसे मार दोगे, इसीलिए सबका शक तुम पे ही जा रहा है और अब तुम पे कार्यवाही होगी। तब ड्रेड कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है और इस बात को आप भी जानते हैं और मुझे भरोसा है कि अब सच्चाई सामने लाएंगे। और फार्गो कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अब अगले दिन से ड्रेड पे कार्यवाही शुरू हो जाती है और अब ड्रेड का केस लड़ रही होती है हर्षी। और अब जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी दलीलें पेश करती है तब हर्षी भी यहाँ पे अपनी दलीलें पेश करती है और कहती है कि इस वीडियो की क्वालिटी बहुत ही खराब है और इस वीडियो में हम सिर्फ ड्रेड की यूनिफॉर्म को देख रहे हैं और उसी से हमने अंदाजा लगा लिया कि ये ड्रेड है। लेकिन ये कोई भी आदमी हो सकता है क्योंकि हमारे पास ज्यादा कोई भी सबूत नहीं है। ना ही हम इसमें ड्रेड को चलते हुए देख रहे हैं, ना ही हम उसकी बॉडी मूवमेंट देख पा रहे हैं ताकि हम इस चीज की पुष्टि कर सके। और इनका एक स्टूडेंट होता है टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, वो इन सारी चीजों को प्रूव करता है कि इस वीडियो में कितनी कम चीजें हैं और बहुत ही कम डिटेलिंग है। और अब इन दलीलों को सुनने के बाद सारे जज भी अपना निर्णय बदलने लगते हैं और इस बात को रिकंसिडर करने लगते हैं। फिर ड्रेड हर्षी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी अच्छी वकील हो। तभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ पे एक और चीज पेश करती है और वो यहाँ पे उसी बंदूक को दिखाती है जिस बंदूक से उस जर्नलिस्ट को मारा गया है और कहती है कि इस बंदूक को ड्रेड के अलावा और कोई भी नहीं चला सकता क्योंकि इस पे उसके डीएनए सैंपल्स हैं और अगर कोई गलत आदमी इसको छुएगा जिसका डीएनए सैंपल इस पे नहीं है तो वो वहीं पे भस्म हो जाएगा। इसीलिए अब इससे बड़ा कोई भी सबूत नहीं हो सकता कि ये गोली ड्रेड ने चलाई है। और जज भी इस बात को कंसीडर करते हैं और वो जब मीटिंग करते हैं तब वो निश्चय करते हैं कि अब ड्रेड को सजाए मौत दी जाएगी क्योंकि मौत के बदले मौत का नियम है। तब फार्गो कहता है कि यहाँ पे एक और नियम है कि अगर चीफ जस्टिस अपने पद को छोड़े तब वो मौत की सजा को आजीवन कारावास की सजा में तब्दील करवा सकता है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग उसे मौत की सजा ना दें बल्कि उसे आजीवन कारावास की सजा दें और इसके लिए मैं अपने पद को छोड़ूंगा। और यहाँ का नियम है कि ये लोग पद को छोड़ने के बाद उन्हें मेगा सिटी से भी बाहर निकाल देते हैं। लेकिन फार्गो इस चीज के लिए भी राजी होता है और अब जल्दी ही सारे जजेस अपने निर्णय को सुनाते हैं और वो बताते हैं कि अब ड्रेड को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। और उसके बाद ये लोग फार्गो को यहाँ से निकालने लगते हैं और अब वो मेगा सिटी से बाहर जाने वाला है, यानी कि मरुस्थलों में जाने वाला है। और अब यहाँ का नया चीफ जस्टिस बना है ग्रिफिन। तभी हम हर्षी को देखते हैं जो ड्रेड के लॉकर को खोलती है और उसे वहाँ पे ड्रेड के बचपन की तस्वीर मिलती है जिसमें ड्रेड के माता पिता भी होते हैं। और उसके साथ साथ हर्षी को यहाँ पे एक और तस्वीर मिलती है
जिसमें ड्रेड के साथ रिको होता है और वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये आदमी कौन है। तभी हम रिको को देखते हैं और रिको के पास यहाँ पे ग्रिफिन भी होता है और हमें पता लगता है कि ये सारी की सारी साजिश ग्रिफिन ने ही चली है और ग्रिफिन चाहता है कि रिको पूरे शहर में आतंक मचा दे। तभी हम ड्रेड को देखते हैं और अब ड्रेड को ये लोग लेकर के जा रहे हैं एक नए जेल में। तभी यहाँ ड्रेड के पास हरमन भी होता है जिसे ड्रेड ने ही 5 साल की सजा सुनाई थी, इसीलिए वो ड्रेड को पहचान जाता है और उसका नाम रखने लगता है। और इस बात को सुनने के बाद यहाँ के बाकी कैदी बहुत ही ज्यादा मुस्तैद हो जाते हैं क्योंकि यहाँ के ज्यादातर कैदियों को ड्रेड ने ही सजा दी है। इसीलिए एक कैदी अपनी हथकड़ी खोलता है और वो ड्रेड को मारने की प्लानिंग करने लगता है। तभी हम एंजल गैंग को देखते हैं और ये गैंग आदमखोर है क्योंकि ये इसी मरुस्थल में रहते हैं और इन्हें पता लग गया है कि यहाँ से एक कैदियों से भरा हुआ गाड़ी जाने वाला है, इसीलिए लोग अब इस गाड़ी पे हमला करने को तैयार है। तभी उस यान में हम ड्रेड को देखते हैं और जैसे ही वो आदमी ड्रेड पे हमला करता है एंजल गैंग इस यान पे हमला कर देते हैं और ये यान ब्लास्ट हो जाता है। तभी हम हर्षी को देखते हैं जो रिको की प्रोफाइल सर्च कर रही होती है, लेकिन उसे कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता है और उसे पता लगता है कि रिको की प्रोफाइल लॉक है, इसीलिए वो परेशान हो जाती है। तभी हम ग्रिफिन को देखते हैं और ग्रिफिन को बताया जाता है कि उस यान को तबाह कर दिया गया है, लेकिन ड्रेड की लाश नहीं मिली है, इसका मतलब वो अभी तक जिंदा है। तब ग्रिफिन कहता है कि ड्रेड किसी भी कीमत पे जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसीलिए दूसरी टीम को भेजो जो ड्रेड को मार दे। तभी हम ड्रेड को देखते हैं और हरमन को, और इन्हें एंजल गैंग ने बंदी बना लिया है और अब ये लोग इन्हें मारने वाले हैं और इन्हें खाने वाले हैं। लेकिन हरमन इनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और वो कहता है कि वो एक आस्तिक है और वो ईश्वर में विश्वास रखता है। और इस बात को सुनने के बाद ये लोग हरमन को नीचे उतार देते हैं और वो खुश हो जाता है। तब ड्रेड उसे बताता है कि अब ये लोग तुम्हें मारने वाले हैं क्योंकि ये लोग आस्तिकों को पहले मारते हैं, इसीलिए अब हरमन डर जाता है। और यहाँ पे एक और आदमखोर आदमी होता है जो आधा रोबोट होता है और वो बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए अब ये लोग इस रोबोट को कहते हैं कि वो ड्रेड को मार दे। लेकिन वो जैसे ही ड्रेड के पास जाता है तब तक ड्रेड अपने हाथों को खोल लेता है और वो इन पे हमला कर देता है और वो देखते ही देखते एंजल गैंग के मुखिया को मार देता है और यहाँ पे हर तरफ लड़ाई होने लगती है और ड्रेड एक एक करके सबको मारने लगता है और अंत में सिर्फ वो रोबोट जिंदा बचता है और ड्रेड उसे भी मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे जजेस आ जाते हैं जिन्हें ग्रिफिन ने भेजा होता है और वो ड्रेड पे गोलियां चलाने लगते हैं। तभी हम यहाँ पे फार्गो को देखते हैं और फार्गो इन जजेस को मार देता है। तभी वो रोबोट फिर से हमला कर देता है ड्रेड पे। तब ड्रेड उससे लड़ने लगता है, लेकिन ड्रेड देखता है कि ये रोबोट बहुत ही तगड़ा है और इसके वार का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा। तभी वो रोबोट एक छड़ी को फार्गो के शरीर के आर पार कर देता है और फार्गो मरने लगता है। और इस चीज को देखने के बाद ड्रेड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो एक वायर निकालता है जिसमें बिजली होती है और वो इस रोबोट के मशीनी अंगों पे शॉक देने लगता है और ये रोबोट तड़प तड़प के मर जाता है। तभी दूसरी तरफ हम हर्षी को देखते हैं जो जाती है अपने स्टूडेंट के पास जो एक बहुत ही बेहतरीन हैकर है और उसे वो ड्रेड के परिवार की तस्वीर देती है ताकि वो उसके बारे में जानकारियां इकट्ठा कर सके। लेकिन जब वो लड़का इस फोटो को कंप्यूटर में डालता है तब वो बताता है कि इस फोटो का सिर्फ बच्चा रियल है, लेकिन इसमें जो उसके माता पिता हैं उन्हें प्रोग्राम करके बनाया गया है, यानी कि वो रियल नहीं है। तभी हम ड्रेड को देखते हैं जो फार्गो के पास होता है और अब फार्गो मर रहा होता है। तब फार्गो कहता है कि अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। बहुत साल पहले लोग बहुत ही तेजी से मर रहे थे और क्राइम बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था और हमारे पास कोई भी बहादुर योद्धा नहीं था, इसीलिए हमें एक वैज्ञानिक ने बताया कि हम टेस्ट ट्यूब बेबीज बना सकते हैं जिन्हें हम लैब में बनाएंगे। और उसके लिए उसने बहुत सारे बेहतरीन जजेस के डीएनए को लिया ताकि वो एक परफेक्ट जज बना सके। लेकिन हमने सिर्फ अच्छे लोगों के ही डीएनए नहीं लिए, कुछ बुरे लोगों के भी डीएनए लिए और उन्हीं के डीएनए से तुम्हें बनाया गया है। लेकिन तुम्हारे में सारे अच्छे गुण है। लेकिन उसके साथ साथ हमने एक और बच्चे को बनाया था और वो था रिको, लेकिन उसमें सारे क्रिमिनल्स का माइंड आ गया, इसीलिए वो बहुत ही खतरनाक बन गया और तुमने ही उसे जेल में डलवाया था। और जैसे ही ड्रेड इस बात को सुनता है वो समझ जाता है कि ये सब कुछ रिको ने ही किया है क्योंकि रिको और इसका दोनों का डीएनए सेम है। इसीलिए फार्गो कहता है कि अगर रिको शहर में वापस आ गया है तो वो बहुत ही जल्दी तबाही मचाएगा, इसीलिए अब तुम शहर को बचा लो। और इतना कहने के बाद फार्गो मर जाता है। तब ड्रेड निश्चय करता है कि वो कैसे भी शहर को बचाएगा रिको से, इसीलिए अब उसे कैसे भी मेगा सिटी के अंदर घुसना है। तभी हम रिको को देखते हैं और रिको के पास यहाँ पे ग्रिफिन आता है। तब रिको उसे कहता है कि हमें कैसे भी जेनस प्रोग्राम को फिर से शुरू करना है क्योंकि इसी प्रोग्राम के तहत ड्रेड और रिको को बनाया गया था। तब ग्रिफिन कहता है कि सारे जजेस इसके लिए कभी नहीं मानेंगे और अगर तुम चाहते हो कि हम सबको मना ले तो हमें पूरे शहर में आतंक फैलाना पड़ेगा और जितने भी जजेस अभी हैं हमें उन सबको मरवाना पड़ेगा। और अब रिको इस काम में लग जाता है और अब यहाँ के जजेस जहाँ पर भी जाते हैं वो उन सबको मरवाने लगता है और देखते ही देखते ये लोग 100 जजेस को मरवा देते हैं, इसीलिए अब हर जगह त्राहिमाम मच जाता है। तभी हम ड्रेड को देखते हैं जो इलीगल तरीके से मेगा सिटी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तभी फिर से यहाँ पे काउंसलर की मीटिंग होती है और यहाँ पे ग्रिफिन इस बात को रखता है और कहता है कि लगभग हमारे सारे जजेस मारे जा चुके हैं और शहर में आतंक फैलता जा रहा है और एकेडमी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम अभी उन्हें भर्ती भी नहीं कर सकते, इसीलिए हम बहुत बड़ी दुविधा में हैं और अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है जेनस प्रोग्राम। लेकिन इस बात को सुनने के बाद बहुत सारे जजेस मना कर देते हैं और कहते हैं कि इस प्रोग्राम को बहुत पहले बंद कर दिया गया था। तब ग्रिफिन कहता है कि अब हमारे पास बस एक यही रास्ता है क्योंकि हम 18 घंटे में एक युवा जज को पैदा कर सकते हैं और इस तरीके से हम ज्यादा जजेस को बनाएंगे और एक दिन में हमारे पास फिर से हमारी सेना होगी। और अब जजेस को ना चाहते हुए भी ग्रिफिन की बात माननी पड़ती है और वो लोग जेनस प्रोग्राम को फिर से शुरू कर देते हैं। तब तक ड्रेड शहर के अंदर घुस आता है और वो जल्दी ही काउंसलर बिल्डिंग में भी आ जाता है और वो पहुंचता है रिको के पास
पास और ये दोनों लड़ने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पे ग्रिफिन आ जाता है और वो रिको को भगा देता है। तब ड्रेड समझ जाता है कि ग्रिफिन भी उसके साथ मिला हुआ है, लेकिन अब ग्रिफिन यहाँ पे अपना दिमाग लगाता है। वो अपने हाथ पे गोली चलाता है और सारे गार्ड्स को बुला लेता है और कहता है कि ड्रेड ने मुझे मारने की कोशिश की है, इसलिए अब ड्रेड यहाँ से भी भाग जाता है और उसके साथ हरमन भी होता है। लेकिन जब वो यहाँ से बाहर निकलता है तब बहुत सारे लोग उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन ड्रेड इस शहर का पुराना खिलाड़ी है, इसीलिए वो यहाँ पे अपना कमाल दिखाता है और जैसे ही उसके हाथ में जज की गाड़ी लगती है वो उस गाड़ी से करतब दिखाने लगता है और पूरे शहर को लांघता हुआ भाग जाता है और कोई भी उसे नहीं पकड़ पाता है। और यहाँ से भागने के बाद वो पहुंचता है हर्षी के पास, लेकिन अब हर्षी जैसे ही ड्रेड को देखती है उसे भी ड्रेड पे शक होने लगता है और कहती है कि तुम कौन हो, तुम्हारे लॉकर में जो तस्वीर है वो नकली है। तब ड्रेड हर्षी को यहाँ पे पूरी सच्चाई बताता है और वो ये भी कहता है कि रिको मेरा भाई है, क्योंकि उसे भी उसी डीएनए से बनाया गया है। इसीलिए अब रिको अपनी आर्मी तैयार करने वाला है, क्योंकि उन लोगों ने जेनस प्रोग्राम को फिर से शुरू कर दिया है, इसीलिए हमें जल्दी उस प्रोग्राम को बंद करना पड़ेगा। फिर हर्षी पूछती है कि आखिर हम उसे कैसे बंद करेंगे। तभी हम रिको को देखते हैं और रिको लैब में होता है, लेकिन रिको अब यहाँ पे अपना दिमाग लगाता है। पुराने जो जजेस के डीएनए होते हैं वो उन्हें अपने डीएनए से बदल देता है, क्योंकि वो चाहता है कि अब जो लोग पैदा हों वो एकदम खूंखार दरिंदे हों। तभी हम ड्रेड और हर्षी को देखते हैं और ड्रेड कहता है कि उन्हें इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी और पावर की जरूरत है और मुझे पता है कि ये पावर ग्रिड कहाँ पे है और शायद ये काम वो लोग उसी लैब में कर रहे हैं, इसीलिए अब हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। तभी ग्रिफिन पहुंचता है उस लैब में और जब उसे पता लगता है कि रिको ने अपने डीएनए से पुराने डीएनए को बदल दिया है तब उसे भी डर लग जाता है और वो रिको पे चिल्लाने लगता है। तब रिको अपने एबीसी वॉरियर को कहता है कि इसे मार दो और उसका रोबोट अब ग्रिफिन को मार देता है। तब तक ड्रेड, हर्षी और हरमन तीनों इस लैब में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ आते ही इन पे हमला हो जाता है और थोड़ी देर के बाद हरमन घायल हो जाता है और एबीसी वॉरियर पकड़ लेता है हर्षी को। तब ड्रेड बंदूक तान देता है रिको पे, लेकिन रिको कहता है कि तुम्हारे पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि मैं अपनी आर्मी बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हेड ऑफ द काउंसिल बनाऊं, इसीलिए मेरे साथ हाथ मिला लो। लेकिन ड्रेड इस चीज के लिए मना करता है। तब रिको अपने सारे क्लोन्स को दिखाता है और कहता है कि मेरे पास लोगों की कमी नहीं है, इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हारी माशुका को मारूंगा और तब मैं तुम्हें मारूंगा। और इतना कहने के बाद वो अपने रोबोट को कहता है कि हर्षी को मार दो और अब रोबोट हर्षी को मारने ही वाला होता है। तभी हरमन रोबोट के ऊपर चढ़ जाता है और उसके मशीन में छेड़छाड़ करने लगता है, इसीलिए वो रोबोट खत्म हो जाता है और इधर ड्रेड हमला कर देता है रिको पे। तब रिको कहता है कि मेरे सारे क्लोन्स को बाहर निकालो। तब ये लोग बताते हैं कि अभी क्लोन्स पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन रिको कहता है कि उन्हें कैसे भी बाहर निकालो वरना ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब वो लोग क्लोन्स को बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन यहाँ का पूरा सिस्टम बर्बाद होने लगता है, क्योंकि क्लोन्स की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई होती है। इसीलिए अब रिको और ड्रेड के बीच लड़ाई होने लगती है और ये दोनों लड़ते लड़ते पहुंचते हैं आखिरी छोर पे, जहाँ ड्रेड नीचे लटक जाता है। तब रिको बंदूक निकालता है और कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन इसी वक्त ड्रेड अपने हाथ में उस बंदूक को ले लेता है और उसका भी डीएनए है उस पे, इसीलिए वो दीवार पे गोली चलाता है, जिससे रिको डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर वो रिको को नीचे फेंक देता है और यहीं पे रिको की मृत्यु हो जाती है। तब तक ये खबर चारों तरफ फैल जाती है कि ये सब कुछ ग्रिफिन ने ही किया था, इसीलिए अब काउंसिल के लोग आते हैं और वो ड्रेड से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अब हम आपको चीफ जस्टिस का पद देना चाहते हैं। तब ड्रेड कहता है कि नहीं, मैं ऐसे ही स्ट्रीट जज बन के काम करूंगा और जो भी क्राइम करेगा उसे सजा दूंगा। और इतना कहने के बाद वो फिर से अपनी यूनिफॉर्म को पहन करके जाने लगता है। तब हर्षी उसके पास जाती है और कहती है कि तुम ऐसे ही चले जाओगे बिना कुछ बोले। तब ड्रेड उसे किस करता है और ये दोनों मुस्कुराते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।